हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला चैप्टर। थ्योरी से ज़्यादा इस चैप्टर के प्रैक्टिकल के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो अभी मैं बेसिकली थ्योरी समझा देता हूँ। नोट्स बनाने से ज़्यादा मैंने बेटर समझा कि इसमें कर लूँ। राइटिंग वैसे भी मेरी बहुत गंदी है। तो जो हमारे लास्ट वीडियो में टॉपिक कवर हो गए थे वो टॉपिक थे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर के बाद अब शेयर कैपिटल का टॉपिक है। ये डिफरेंस भी देख लो, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में क्या डिफरेंस होता है। सब पहले तो बेसिस याद रखना, बेसिस याद होंगे ना कि किस बेस पे क्या डिफरेंस है। तो बेस याद रहने से उसके बाद डिफरेंशिएशन करने में आसानी हो जाती है। अब बेस क्या है? सबसे पहले डिस्टिंग्विशन का बेस है रेट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि भाई पैसा हम डाल किस लिए हुए हैं? ताकि हमारा रिटर्न बने, और रिटर्न इन द फॉर्म डिविडेंड होता है। अब डिविडेंड जो है प्रेफरेंस शेयर में होता है फिक्स्ड। इसमें फिक्स्ड रेट अमाउंट जो मतलब प्रेफरेंस शेयर को इशू करते वक्त फिक्स किया जाता है, डिविडेंड रेट वही मिलता है हर साल। और इसमें क्या होता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। जब प्रॉफिट सफिशिएंट होते तब डिविडेंड मिलता है, और जब नहीं होते तब नहीं मिलता। एरिया ऑफ डिविडेंड, इसमें एरिया ऑफ डिविडेंड वैसे पे किया नहीं जाता, पर अगर किसी साल मतलब एरिया क्या होता है, मतलब अगर ना कर पाए, इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, कंपनी के पास प्रॉफिट हो, मतलब कंपनी के पास डिविडेंड देने के लिए प्रॉफिट ना हो, तो इसमें क्या होता है, वैसे तो पे करते नहीं उन सालों में जिस साल में वो हो जाता है क्या कहते हैं, पैसे नहीं है कंपनी का, सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है पे करने के लिए, पर वो एक्यूमुलेट हो जाते कि इस साल पे नहीं किया तो हम उसे अगले साल पे करेंगे। अगले साल भी अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं तो उससे अगले साल पे करेंगे। और इक्विटी शेयर्स में क्या हो जाता है, इक्विटी शेयर्स में क्या होता है, अगर कंपनी के पास डिविडेंड पे करने के पैसे नहीं है तो वो किस देगी नहीं उस साल, और ना वो एक्यूमुलेट होंगे इन फ्यूचर के लिए, इकट्ठे होते वो। प्रेफरेंटल राइट एज टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इनको पहले राइट मिलता है डिविडेंड का। सबसे पहले हम आउटसाइड लाइबिलिटी पे करते हैं। देखो पहले होती है आउटसाइड लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटी, ओनर्स लाइबिलिटी। अब आउटसाइड लाइबिलिटी सबसे पहले होती है पे। ओनर्स कैपिटल में सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो सबसे पहले इनको पेमेंट का राइट मिलता है, जितना भी प्रॉफिट हुआ सबसे पहले क्रेडिटर्स को पे किया, उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स को पे किया, उसके बाद देखो जैसे बेसिकली इसको एक चार्ट की तरह समझो। सबसे पहले जिससे माल खरीदते हैं उसी को पेमेंट करेंगे, तो जितना प्रॉफिट हुआ वो सारा प्रॉफिट गया जिससे हमने पैसे, जिससे सामान लिया था, क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, उनको पे कर दिया जिनसे हमने सामान लिया था। फिर जिससे हमने पैसे उधार लिए, एक तो वो बाहर का है, एक वो अंदर का है। बाहर में सबसे पहले बैंक वालों को देंगे अगर बैंक लोन है तो, उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स को देंगे अगर डिबेंचर होल्डर्स है तो। डिबेंचर होल्डर्स के बाद आती है ओनर्स कैपिटल, जो अंदर के लोगों ने पैसा दिए। अब वो दो होते हैं प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर वालों को पहले पेमेंट करते कि भाई तुम पहले पैसे लो, तुम्हें तुम्हारा फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड पे करने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है जो भी बच जाता है। और उसके बाद अगर प्रॉफिट उनको भी एक छोटा सा पार्ट देने का, इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने के बाद भी अगर कुछ बचता है तो रिजर्व्स बन जाते हैं। अगला है वोटिंग राइट्स। इसमें वोटिंग राइट्स नहीं मिलते प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, क्योंकि भाई तुम्हें तो तुम्हारा पैसा मिल रहा है ना, रेट ऑफ रिटर्न फिक्स्ड है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, तो उनको मीटिंग्स में दखल अंदाजी करने का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए उनको राइट्स नहीं मिलते वाले। इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्यों मिलते? क्योंकि एक तो उनका फ्लक्चुएटिंग पैसा है कि इक्विटी की प्राइस घट भी सकती है बढ़ भी सकती है, प्लस उनका रेट ऑफ रिटर्न जो डिविडेंड है वो भी अनफिक्स्ड है, तो उनको राइट्स होते हैं कि वो वोट कर सकते हैं कि एक डिसीजन से अगर उनको फ़ायदा मिला तो वो डिसीजन के लिए पार्ट ले सकते हैं उसमें। राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, उनके पास इनके पास कोई राइट नहीं कि मैनेजमेंट से कुछ सवाल करे, कुछ करे बातचीत प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास राइट होता है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि कभी सुना हो तो सीईओ के पास इक्विटी शेयर है, तो वो एक मैनेजमेंट के पार्ट में भी आ जाते हैं। जैसे बड़ी कंपनियों में एक तुम सुना हो सबसे, तो रिलायंस का सीईओ भी अंबानी है, मुकेश अंबानी, और रिलायंस का मेन शेयर होल्डर भी अंबानी है। तो मैनेजमेंट में भी पार्ट कर लेते हैं शेयर होल्डर्स, जैसे कि रिलायंस का एग्जांपल है यहाँ। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल क्या है? वो कैपिटल जो कि कंपनी ने शेयर्स के थ्रू इशू किए मार्केट में। अब वो सारी कैपिटल
एक सेकेंड, इसके टाइप्स कितने हो गए शेयर कैपिटल के? ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये पार्ट्स नहीं है वैसे, बेसिकली इसको देखा जाए तो ये हायरार्की में है। हायरार्की मतलब लाइन वाइज है, ये ऐसे एक के नीचे एक। हायरार्की में कैसे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल। जैसे जैसे पढ़ेंगे ना तो समझ आ जाएगा। ऑथराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल, ये बेसिकली वो कैपिटल है जो कंपनी अपनी लाइफ टाइम में इशू कर सकती है। इतनी कैपिटल मैक्सिमम, अपनी पूरी लाइफ टाइम में इतनी मैक्सिमम कैपिटल इशू कर सकती है। जैसे कभी सुना हो तो मतलब जैसे एक वैल्यूएशन होती है कंपनी की। अगर किसी कंपनी की वैल्यूएशन 400 करोड़ की है पर उसने सिर्फ 100 करोड़ के शेयर इशू कर रखे, तो यानी वो भी 300 करोड़ के शेयर वो इशू कर सकती है मार्केट में। जैसे नए नए वो सुनने हो, फ्रेश इश्यूज आते हैं, आईपीओज आते हैं, मतलब जो कंपनी है उनकी एफपीओज आ जाते हैं। बेसिकली ये वो हो जाता है। ऑथराइज्ड कैपिटल ये सिर्फ नॉमिनल, ये सिर्फ नोट्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा जाता है कि भाई इतनी कैपिटल इशू कर सकती है कंपनी मैक्सिमम। उसके नीचे क्या है? अब ऑथराइज कैपिटल का ऑथराइज कैपिटल दो में बट गई, इशूड, अनइशूड। अनइशूड में तो वो आ गया जो अभी तक इशू नहीं किए कंपनी ने पर वो कर सकती है इतनी। और इशूड कैपिटल में क्या आ गया? जो कंपनी ने मार्केट में लॉन्च कर दी अपनी कैपिटल, इतनी कैपिटल उन्होंने इशू कर रखी है मार्केट में। जैसे यहाँ पढ़ सकते हो, लिखा भी है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल इज नोन एज द अनइशूड कैपिटल विच कैन बी इशूड लेटर ऑन। मतलब जो कैपिटल फ्यूचर में इशू हो सकती है वो अनइशूड में कैपिटल में लिखी जाती है। इसको अनइशूड कैपिटल को दिखाने का कुछ मतलब होता नहीं। वो ऑथराइज्ड कैपिटल और इशूड कैपिटल के जब ये आगे देखोगे वर्किंग नोट्स बनते हैं, यहाँ देखो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, हेडिंग सब हेडिंग याद रखना, ग्रुप है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड के अंदर ये चीज़ आती है। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस मनी रिसीव्ड अगेंस्ट वो शेयर वारंट्स। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल हो गया। शेयर कैपिटल के वर्किंग नोट्स में क्या कहते हैं? ऑथराइज्ड कैपिटल। ये स्टार वर्किंग नोट्स का बना हुआ है। ऑथराइज्ड कैपिटल में वो कैपिटल आती है जो कंपनी मैक्सिमम अपनी लाइफ टाइम में इशू कर सकती है। इशूड कैपिटल वो होगी जो मार्केट में अभी तक इशू कर रखी है कंपनी ने अपनी कैपिटल। सब्सक्राइब्ड क्या होगी? अब जो इशू कर रखी है, ज़रूरी थोड़ी ना जितनी इशू कर दी वो सारी सब्सक्राइब्ड हो। कुछ ओपन रहती है मार्केट में जो अभी तक इशू सब्सक्राइब नहीं की हुई होती पब्लिक के थ्रू, वो मार्केट में ऐसी ओपन घूम रही होती है। मतलब जैसे भी तो आईपीओज वगैरह जो निकलते हैं, एफपीओज, वो फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो जाते हैं, ओवर सब्सक्राइब्ड होते हैं। पर कुछ केसेस में अनसब्सक्राइब्ड भी आ जाते हैं, तो वो एक पार्ट होता है जो कंपनी का भी मार्केट में है पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गया पब्लिक के थ्रू। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के भी अंदर दो पार्ट्स आ जाते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। कि हमने पहले होता था कि मतलब पैसा हम आधा आधा मंगवाते थे, कंपनी आधा आधा पैसा मंगवाती थी इशू करने के बाद। तो क्या होता था कि हमने कैपिटल सब्सक्राइब हो गए इतने शेयर्स, पर ये इनका पूरा पैसा नहीं है। जैसे 10 रुपये का शेयर था, वो नहीं था, क्वेश्चन आगे करेंगे तो हम उसमें देखेंगे एप्लीकेशन पे पैसा मंगाते थे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इन बेसिस पे हम पैसा मंगाते थे। तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में तो कुछ ज़्यादा सिनेरियो नहीं बनते, उसमें सिंपली होता है कि भाई इतनी कैपिटल इशू की थी, इतनी सब्सक्राइब्ड होगी, और सब्सक्राइब में ये इतने का था, इतने हो गए। नॉट फुल्ली पेड अप जो सेकंड पार्ट बनता है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल, बात आती है उसकी, क्योंकि उसमें कई केसेस बनते हैं जो आगे क्वेश्चंस उन्हीं बेसिस पे होंगे हमारे। तो कैपिटल इशूड, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, ये सेकंड पार्ट है जिसमें हमने मतलब 10 रुपये का शेयर था, मैंने ख़रीद लिया, पर मैंने अभी तक उसके 8 रुपये ही पे किया, मैंने 2 रुपये पे नहीं किया, कंपनी ने 2 रुपये मंगाए नहीं, तो वो लिखा जाता है इसमें नॉट फुल्ली पेड अप, क्योंकि अभी वो मंगाने रहते या मैंने दिए नहीं, वो चीज़ इसमें लिखी जाती है। ये था कैपिटल। इसमें ये पार्ट, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये काम आ सकती है टर्मिनोलॉजीज़। पहली है कोल्ड अप कैपिटल। कोल्ड अप कैपिटल क्या होती है? जो कंपनी ने मंगा लिए, जैसे कि कंपनी ने अपने जो सब्सक्राइब शेयर्स थे वो अगर 100 रुपये का था, उस पर अगर 60 रुपीज़ को मंगा लिए कि भाई मैंने, एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है लेटर ऑफ क्या था पहले होता था, मतलब एक लेटर आता था कंपनी की तरफ से कि आप नोटिस कह लो या लेटर कह लो, जिसमें वो कंपनी बोलती थी हम इतने पैसे इतने शेयर पे मंगा रहे हैं अब।
तो वो 60 रुपये जो मंगा लिए हैं, जैसे इसमें एग्जांपल देखा, जो 60 रुपये मंगा रखे हैं वो क्या होगी, कोल्ड अप कैपिटल की कंपनी ने इतना पैसा मंगा लिया। अगला क्या है, पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या होगी, जो कंपनी ने पैसा मंगाया उसमें से जितना हमने पे कर दिया, कि भाई मान लो चाहे अभी कोल्ड अप कैपिटल कंपनी क्या मंगाती है, पार्ट्स में पैसा मंगाती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ऐसे ऐसे मंगाती है। 10, 20, 30, 40, 100 रुपये का शेयर था, ऐसे टुकड़ों में मंगाती है। तो मान लो कंपनी ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मंगा ली, तो कोल्ड अप मनी कितना हुआ, अब इसको समझो। अब इसमें कोल्ड अप कैपिटल कितना हुआ, 30 रुपये, और मैंने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा पे किया, अलॉटमेंट का नहीं किया। कोल्ड अप कैपिटल तो हो गया 30 रुपये, पेड अप कैपिटल कितना हो गया, 10 रुपये, कि भाई मंगा कंपनी ने कितनी लियो, मैंने जितने पे कर दिए। और जो कंपनी का कोल्ड अप है पर पे नहीं किया, वो जाता है कॉल्स इन एरिया में, कि जो मैंने पैसे कंपनी ने मंगा लिए पर मैंने पे नहीं किए। पेड अप कैपिटल क्लियर है, कि मतलब एक पोर्शन जो शेयर होल्डर्स के थ्रू रिसीव्ड हो गया, वो पेड अप कैपिटल है। रिजर्व कैपिटल, दो टर्म्स आती है आगे, रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व। रिजर्व कैपिटल क्या होती है, जो पार्ट कैपिटल का कंपनी की वाइंडिंग अप के टाइम में मंगाया जाता है, वो पार्ट रिजर्व कैपिटल होती है। एक तरह से ये समझ लो, रिजर्व कैपिटल, कैपिटल का वो पार्ट जो रिजर्व्ड है, रिजर्व्ड कैपिटल बोल लो, शायद चाहे इसको रिजर्व्ड कैपिटल बोलोगे तो जल्दी याद रखने में कम दिक्कत आएगी। कैपिटल का वो पार्ट जो वाइंडिंग अप के टाइम मंगाया जाता है, उसको रिजर्व्ड कैपिटल बोलते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल दे रखे हैं, क्या कहते हैं, इंक्रीज इन द नॉमिनल, जैसे इधर लास्ट लाइन देखोगे तो कैपिटल का वो पार्ट जो सिर्फ कंपनी की वाइंडिंग अप के टाइम मंगवाया जाता है क्रेडिटर्स को पे करने के लिए, उसको कहते हैं रिजर्व्ड कैपिटल। रिजर्व्ड बोलना थोड़ा शायद बेटर रहेगा, क्योंकि रिजर्व कैपिटल और कैपिटल एक आगे कैपिटल रिजर्व भी है, तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। बेसिकली होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि कौन सा वर्ड आगे लिखने से या कौन सा वर्ड पीछे लिखने से क्या फ़र्क पड़ता है, तो हो जाता है। जैसे डेट कैपिटल होगी, ओनर्स कैपिटल होगी, कैपिटल रिजर्व्ड कैपिटल होगी, तो ये कैपिटल वर्ड पीछे आने से ओनरशिप को डिफाइन करता है। बाकी समझ तो आ ही गए होगा, इससे कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। वर्ड्स को आगे पीछे बदलने से इतना डरना नहीं चाहिए। ये तो हो ही गया। अभी आगे ना कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व क्या हो गया, रिजर्व नेचर। रिजर्व जब पीछे आता है वो एक नेचर बताता है, किस नेचर का वो रिजर्व है। यहाँ जो दो वर्ड्स है ना, कैपिटल और रिजर्व, रिजर्व बताते ये पैसा स्टोर किया गया है, और ये कैपिटल वर्ड बताते किस काम के लिए पैसा रखा गया है। कैपिटल रिजर्व बनाया जाता है कैपिटल लॉसेस को, बनता ही है कैपिटल प्रॉफिट से और यूज़ होता है कैपिटल लॉसेस में। अब कैपिटल प्रॉफिट्स कैसे हो सकते हैं कि हमने कोई सामान कोई एसेट बेच दिया, उससे जो पैसा आया, रिवैल्यूएशन के टाइम पे एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई तो उससे जो प्रॉफिट हुआ वो, प्रीमियम जो आते हैं हमारे वो शेयर्स इशू करने पे जो सिक्योरिटी प्रीमियम्स आ जाते हैं। मतलब कंपनी कई बार अगर वो हो ना गुडविल अच्छी हो तो कंपनी अपना शेयर थोड़ा महंगे पे निकालती है। जैसे 10 रुपये का शेयर था पर वो 15 पे निकाला तो वो 5 रुपये एक तरह से प्रीमियम बन जाता है कि हम अपनी गुडविल के बदले कुछ तो लेंगे। वो प्रॉफिट और रिडेम्पशन, कई बार रिडेम्पशन कम पे किया जाता है तो वो कई बार मतलब क्या होता क्या, जो कॉल्स इन एरिया थे ना, मैंने जो बताया था कि मतलब कंपनी ने मंगा लिए पर पैसे दिए नहीं, भाई कंपनी कब तक मंगाएगी पैसे। एक टाइम के बाद वो बोल देगी ठीक है जितना पैसा तुमने भेजा था वो हमारा हो गया, और जो तुम भेज नहीं हो वो जाए बाढ़ में। वो बन जाता है फोर फीचर का पार्ट। ये आगे मतलब क्वेश्चन करते वक्त पता चलेंगी चीज़ें। अब क्या है, ये डिफरेंशिएशन हो गया रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में। मीनिंग के बेसिस पे हो गया। एक तो मीनिंग के बेसिस पे तो वही है कि ये रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल का पार्ट होता है जो वाइडिंग अप के टाइम मंगाया जाता है, और कैपिटल रिजर्व वो होता है जो प्रॉफिट्स ऑन कैपिटल नेचर के प्रॉफिट से बनता है। जैसे एसेट्स वगैरह को बेचने पे जो प्रॉफिट होता है। नेसेसिटी, इसको क्रिएट करना ज़रूरी नहीं है, ये क्रिएट करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कई बार कैपिटल प्रॉफिट्स को कहीं तो लिखना होगा दिखाने के लिए,
तो एक बनाना कंपल्शन हो जाता है, विजुअलाइजेशन रिक्वायर्ड होती है इसको बनाने के लिए, क्योंकि शेयर होल्डर्स को जो पैसा देगा, अब उसको कौन देगा वाइंडिंग अप के टाइम, कितना कैपिटल रिजर्व करना है, उसके लिए सारे शेयर होल्डर से बात तो करनी पड़ेगी। तो एक विजुअलाइजेशन बनाना कंपल्शन हो जाता है। ये अपनी अकाउंटिंग में कंपल्शन है कैपिटल रिजर्व बनाना एक तो इसके लिए कोई विजुअलाइजेशन पास करना नहीं पड़ता, बस अकाउंटेंट को समझ के लिखना होता है। विलाइज्ड और नॉट विलाइज्ड, द अमाउंट विच हैज़ नॉट बीन रियलाइज्ड, इसमें क्या होता है, ये अमाउंट अभी आई थोड़ी ना है, जो इसके अंदर लिखा गया पैसा है वो कंपनी के अंदर थोड़ी ना रखा गया है, इसके अंदर का पैसा कंपनी के अंदर है। विलीज्ड और नॉट विलीज, विलीज्ड का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ विलाइज्ड मतलब इन दी हम उसको कैश की फॉर्म में चेंज कर दे, तो इसको कैश की फॉर्म में चेंज, जिस चीज़ को भी हमने कैश की फॉर्म में चेंज किया वो हमारे पास कंपनी में है, इसमें कंपनी के अंदर नहीं है वो पैसा, ये सिर्फ एक नॉमिनल वे में लिखा गया है। डिस्क्लोजर बैलेंस शीट के अंदर ये डिस्क्लोज नहीं होता, ये बैलेंस शीट के अंदर दिखाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक तरह से बैलेंस शीट की फ्लो को ऊपर नीचे कर सकता है, क्योंकि है तो ये भी एक तरह का सरप्लस ही, कंपनी के वन ऑफ दी प्रॉफिट्स में से एक गिना जाएगा। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस में लिखा जाता है। 2 मिनट, टाइम व्हेन इट कैन बी यूज्ड, वाइंडिंग अप के टाइम ये यूज़ होता है, ये कैपिटल लॉसेस को जब राइट ऑफ करना होता है कंपनी तब यूज़ करती है। तो बेसिक्स तो क्लियर हो गए होंगे, थोड़ा बहुत 1-2 बार वीडियो देखना पढ़ोगे तो मतलब बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे।